दोस्तों को भी बता दूंगे। सारों का तसल्ली से जवाब देंगे, टेंशन ना लें। और मैं कोशिश करूंगा कि हर जवाब में आपको कोई ना कोई नया कंसेप्ट ज़रूर दूं, ताकि हम सारों को आपस में फ़ायदा हो। इसके बाद 1 घंटे का यूट्यूब पे करेंगे, बीएफ बायो के बारे में। अच्छा जी। सर एक्सपोज करें, साथ स्क्रीन शॉट भी भेजिएगा 500 रुपये वाली जो आपने दिया है। अच्छा जी। अब क्या, ये कहाँ इंडो पे कहाँ पहुंच गए हम? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। स्क्रीन 2 शेयर करनी है मैंने। एक ये भी है। अच्छा जी। फार्मा सेक्टर के बारे में, जब भी किसी सेक्टर में पीई रेशियो हाई होती है ना, इसका ये मतलब होता है बेसिकली, पीई तो चले आपको पता लग गया कि प्राइस ऊपर रखनी है, अर्निंग पर शेयर रखनी है नीचे। लेकिन जब भी किसी सेक्टर की पी रेशो मेरे भाई हाई होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लोग उसके 1 रुपए की अर्निंग पे कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर किसी सेक्टर की एवरेज पी 20 है, तो इसका मतलब है कि लोग उसके 1 रुपए पे 20 रुपए देने को तैयार हैं। आपने फाइल्स सुनी है ना प्लाट की, कि जी वो बैरियटोन की पहले फाइल आती थी, उस फाइल का रेट लाख रुपया होता था, उस फाइल के ऊपर ओन 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख पे चला जाता था, उसकी डिमांड की वजह से, कि लोग फ्यूचर देखते थे कि यार अगर ये प्लाट की फाइल हमें मिल गई, इस पे हम ये। तो ये जो प्रीमियम होता है ना, तो प्लाटो वाला कंसेप्ट आप इधर कंपनीज पे लगा लें, तो वो पीई में अमूमन मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर 18-19 के पीई पे काम कर रही है, 20 के पीई पे। तो इस वजह से कि लोग अभी भी समझते हैं इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसकी हाई पीई पे भी ले लेंगे। लेकिन जूं जूं अर्निंग पर शेयर आती जाएंगी, प्राइस तो फ्यूचर को देख के बढ़ रही है ना, तो जूं जूं अर्निंग पर शेयर आती जाएगी, तो बैक साइड से उसकी पी रेशो नीचे आती जाएगी। इसे कहते हैं शेयर अपने आप को री रेट करता है। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और कोई ये लॉन्ग टर्म वाला तो हम ज़रूर करेंगे, ये तो आज का मेन टॉपिक होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग स्विंग, कुछ फ्लड से। अच्छा जी। फ्लड अल्लाह करे जी, ये मुसीबत टले, ये बड़ी मेरी अभी अपने फादर से भी बात हो रही थी, हमारे गांव के पास भी उन्होंने ब्लास्ट किया है कादराबाद के पास, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकले उधर से। बहरहाल, अल्लाह रहम करे। फ्लड से क्या अब चीज़ इफ़ेक्ट करेगी? फ्लड से जो चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होंगी, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर इफ़ेक्ट होगा, डेफिनेटली फर्टिलाइज़र सेक्टर इफ़ेक्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका टेक्सटाइल सेक्टर इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि क्यों टेक्सटाइल सेक्टर इफ़ेक्ट होगा? कॉटन और इसकी जो वो है, वो अब हमें इंपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, पहले भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब इंपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ एक इफ़ेक्ट होगी। अच्छा, फ्लड पॉजिटिव किस चीज़ के लिए होगा? सर आपका फ्लड पॉजिटिव होगा फार्मा इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री में अभी फ्लड के बाद ना अमूमन, अल्लाह माफ़ करे लेकिन, एक डायरिया, एंटेरिक फीवर और मुख्तलिफ डिजीज़ आती हैं। तो उन डिजीज़ में फिर आपको मेडिसिन चाहिए होती हैं। वो जो मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन को फिर आपने सेल्स इनकी बढ़ती है मेडिसिन कंपनीज की, तो फार्मा इसका बड़ा बेनिफिशरी होगा। ठीक है। अच्छा जी। जुल्फ़कार साहब, मैं अलीपुर चट्ठा से हूँ, आप फिर मेरे पास ही कहीं रहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को अभी आराम से करते हैं, और कोई टेक्निकल क्वेश्चन जिसका आज मैंने ये पीपीएल पीएसओ के टारगेट टूरगेट कोई नहीं, साथ साथ बताने हैं। अच्छा जी। और किसी का कोई ऐसा कोई जर्नल कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं। लेटेस्ट वॉल्यूम आपको मिलते हैं सर? लेटेस्ट वॉल्यूम से मुराद क्या चीज़ आप ले रहे हैं? लेटेस्ट वॉल्यूम तो आपको किसी भी चार्ट से मिल जाएगा। ठीक है। सर्कुलर डेट की सर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए हैं, पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन अभी क्यों नहीं दे रहे वो? असल में
वो जो आपके चाइनीज आईपीपीज है ना, वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं हमने डिस्काउंट नहीं करना, हमने अब जितनी हमारी पेमेंट पूरी बढ़ती है। अब गवर्नमेंट कहती है अगर हमने इनको पूरी दी ना तो ये लोकल भी नखरे करेंगे। गवर्नमेंट ने इनसे पहले बात करने की कोशिश की थी, और गवर्नमेंट इनके साथ सीधा भी होने लगी थी लोकल के साथ। इन्होंने कहा भाई हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो आईपीपीज है ना, इन्होंने एग्रीमेंट भी डॉलर्स में किया हुआ है, प्लस एग्रीमेंट के ग्रंटर्स के तौर पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। वहाँ रजिस्टर्ड कराया कि अगर गवर्नमेंट हमसे कोई ऊंच नीच करेगी तो ये सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा सर, व्हाट कुड बी द रीज़न इंडेक्स इज मच हाई देन बिफोर बट टोटल कैपिटल इज लेस? बिलाल भाई, आप टोटल कैपिटल से मुराद ले रहे हैं मार्केट कैप? मार्केट कैप की आप बात कर रहे हैं कि अभी हम $60 बिलियन में हैं। हाँ, स्टील, शफीक साहब, स्टील और सीमेंट सेक्टर भी इसका बेनिफिशियरी होगा फ्लड का। ठीक है। और आप ये मुझे ये बताएंगे कि कौन सा ये 150? अच्छा, टोटल मार्केट कैप। असल मसला पता क्या है मार्केट में ना, अभी अगर आप ये कहें ना कि 2017 वाली स्ट्रेंथ आई है, बिल्कुल नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग $60 बिलियन पे मार्केट को ले गए हैं। हमें 10-20 बिलियन डॉलर फॉरनर्स के चाहिए ही चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक इफ़ेक्ट है मार्केट के अंदर, वो है पॉलिटिकल इफ़ेक्ट। पॉलिटिकल इफ़ेक्ट क्या है कि हमारी कुछ पॉलिटिकल बायपोलैरिटी होगी है ना। एक पार्टी एक साइड पे होगी और बाकी सारी पार्टीज एक साइड पे होगी। अब इसका इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। अब एक पार्टी एक साइड पे, बाकी सारी पार्टीज एक साइड पे। अब टू पार्टी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब टू पार्टी सिस्टम में क्या है कि जो आपका इन्वेस्टर है ना, वो उसे ये पता है मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वो 100% एक्सपोजर नहीं ले रहा अभी भी। मैं नंबर्स पढ़ रहा था सीडीसी के। तो जो अब इन्वेस्टर का जो पहले अकाउंट होता था ना, वो ऑन एवरेज इन्वेस्टर के अकाउंट में ऑलमोस्ट 2017 में ऑन एवरेज पर इन्वेस्टर $4.5 लाख का अकाउंट था, अगर वो नंबर को डिवाइड करें। ठीक है, सारे पर एवरेज पे, जो अब $1.5 लाख पे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी इन्वेस्टर फुल एक्सपोजर के साथ मार्केट में नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए। हाँ, ये जो ग्रोथ हो रही है, ये फंडामेंटल ग्रोथ है। इसमें ये नहीं है कि ये जानबूझ के चढ़ा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हर कोई शेयर अपनी पीई एडजस्ट कर रहा है। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है, तो पीए एडजस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा ग्लेक्सो की, यहाँ मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ समझाने लगा हूं। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको अगले 6 माह कंसेप्ट समझ आ जाएगी। ठीक है। अब आपने क्या, आपकी जो पीई है ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ग्लेक्सो का रिजल्ट अच्छा आया, रेट नीचे आ गया। एजीपी का रिजल्ट अच्छा आया, रेट नीचे आ गया। फातिमा फर्टिलाइजर का रिजल्ट अच्छा आया, रेट नीचे आ गया। सर, ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये चीज़ पॉजिटिव है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ग्लेक्सो का रेट था 400। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी अर्निंग पर शेयर आई फॉर एग्जाम्पल ₹40। हम ऊपर 400 रखेंगे, नीचे 40 रखेंगे, करेंगे तो हमारी पी रेशो होगी 10। कितनी होगी जी? 10 की पी रेशो। ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे आ जाएं, अब ग्लेक्सो का रेट नीचे आ गया, लेकिन अर्निंग पर शेयर तो उतने रही ना। तो अभी ग्लेक्सो ने अपने आप को री रेट करना है अगले 1-2 माह में। जब वो री रेट करेगा, ग्लेक्सो री रेट करेगा, एजीपी री रेट करेगा अपने आप को, पीपीएल पीएसओ की अर्निंग इंक्रीज हुई है, वो अपने आप को री रेट करेंगे, तो आपका इंडेक्स आराम से 10-15 हज़ार रुपया, 10-15 हज़ार पॉइंट और ले लेगा। ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट होता है, अब इसको खुद समझें कि ये। यार एक मिनट। यार वो क्या, नो साउंड? यार आवाज नहीं आ रही। यार अब आ रही है आवाज? शुक्र है आपने बता दिया टाइम पे। अच्छा जी। मैं ये बताने लगा था कि ग्लेक्सो के बारे में बता रहा था कि ग्लेक्सो 400 पे, 400 से नीचे 40 की अर्निंग, सपोज 10 की उसकी पी है, ये सपोज मैं बता रहा हूँ इजी करके। अब ग्लेक्सो यहाँ से नीचे आ गया, हालांकि जाना ऊपर चाहिए था। तो इसका मतलब है ग्लेक्सो 300 पे आ गया या 350 पे आ गया, तो इसकी पी नीचे आ गई है। अब इसकी पी ने अपने आप को री रेट करके एवरेज पी के पास जाना है सेक्टर के। ये एक डेफिनेट चीज़ है। ठीक है। जब वो जाएगी तो ग्लेक्सो आपका इंडेक्स का शेयर है,
ग्लेक्सो इंडेक्स के शेयर में इंक्रीज करेगा, और फिर यहाँ से आपकी मार्केट में 15-20 हज़ार पॉइंट आ जाएगा, और आप फिर ये कह रहे होंगे कि हमारे शेयर बढ़ नहीं रहे, ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये इस सिनेरियो में चीज़ चली जाएगी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो इसकी इस पॉइंट की किसी को समझ लगी है वैसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, इस पॉइंट की समझ आई है? चलें, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना शुरू कर दें, और वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई चीज़, किसी का क्वेश्चन? सर ये एमबीबीएस का जर्नी, ये बड़ी लंबी बातें हैं सर। अच्छा जी, और ये रिगार्डिंग रिगार्डिंग हो रही है जी, रिगार्डिंग हो रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर मैं फिर करूं? अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। यार एंग्रो का रिजल्ट अभी तक पता ही नहीं है मुझे। ठीक है, एंग्रो का रिजल्ट पता होगा तो मैं बताऊंगा ना आपको। अच्छा, स्क्रीन शेयर मैं फिर देखता हूँ, स्क्रीन शेयर है मेरे ख्याल से। अच्छा, अगला किसी का क्वेश्चन जी, वरना वो लॉन्ग टर्म वाली साइड पे चलें कि जो आपको एफसीएल का, रमीज भाई परसों रिजल्ट ही आ जाएगा, डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, सीमेंट की कुछ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, सेक्टर वाइज करते हैं बातें यार, कोई काम की बात करते हैं। काम की कैसे बात करते हैं? हम लोग चलते हैं पीएसएक्स पे। ठीक है, जहां आपको आवाज़ आना बंद हो जाए, आज हमने बंदा चेंज कर लिया है। आज हमने हाफिज साहब को साथ बिठा लिया है, जो आपको 60 सेकंड वाली वीडियो नहीं देते। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो करें कंडक्ट साथ। तो ये अब मार्केट समरी है, ठीक है। अब ज़रा ना, पहली चीज़ है, मेरी कुछ बातें गौर से सुन लें, और साथ साथ मुझे बताते रहना है आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। पहली बात ये सुन लें मेरी, समझ लें, ठीक है, कि आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे होती है। लॉन्ग टर्म, हाफ साहब मेरे छोटे भाई हैं जी, ही इज़ आल्सो अ डॉक्टर। अभी उनकी हौसिया ख़त्म हुई है, तो कुछ देर के लिए इंटर्नशिप करने इधर आए हैं, और बस, और अभी चले जाएंगे वापस इंशाल्लाह ताला, अपनी मेडिकल को कंटिन्यू करेंगे, मेरी तरह इधर नहीं जलील होंगे। ठीक है, खैर, जो चीज़ ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरे भाइयों, आप लोग जो ये मेरी बात सुन रहे हैं ना, और आप लोग डिस्कॉर्ड पे हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं और डेली मार्केट को देखते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको हकीकत बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आप आज, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना एक विजन होता है, विजन होता है, लंबा विजन होता है। कैसे? मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ, जिसके बाद आपका कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। विजन क्या होता है पहले ये समझ लें। ठीक है, विजन भाई ये होता है, अगर किसी को लगता होगा मेरी बात आउट ऑफ, चलें बहरहाल, विजन ये होता है कि कहते हैं टर्की में एक मस्जिद बन रही थी, उस मस्जिद पे दो मजदूर काम कर रहे थे। एक बंदा पास से गुजरा, उसने एक मजदूर को पूछा जो काम कर रहा था, उसने कहा ये क्या बन रहा है? उसने कहा नज़र नहीं आ रहा, हम इमारत बना रहे हैं यहाँ मस्जिद बन रही है। ठीक है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, इतनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं। वो बंदा कहता है अच्छा जी ठीक है। थोड़ी दूर आगे जाता है, एक और मजदूर उसी मस्जिद के लिए ईंटें कूट रहा होता है। बंदा उससे पूछता है कि भाई ये क्या बन रहा है? वो कहता है ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, जहाँ एक टाइम में इतने हज़ार नमाजी नमाज पढ़ेंगे, और जो इस्लाम का टोटल प्लानिंग है वो इधर बैठ के होगी इस मस्जिद के अंदर। ठीक है, अब देखें, एक ही चीज़ पे दो मजदूर हैं, लेकिन दोनों का विजन चेंज है। ठीक है जी, हम लोग जब लॉन्ग टर्म में जाते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में हमें होता है कि लॉन्ग टर्म से मुराद है कि हमने लंबा जाना है। फॉर एग्जांपल, इसका ना कंसेप्ट यूं है कि आपने अपने माइंड में सोचना है, मैं हबको को लॉन्ग टर्म लेना चाहता हूँ। छोड़ दें, आपको कोई फंडामेंटल नहीं पड़ता, आपको कोई टेक्निकल्स नहीं आते, कुछ नहीं आते, आप एक ले मैन है मेरी तरह, और आपने उठे, आपको घर से पैसे मिले, या आप डॉक्टर हैं उसमें से 25,000 रुपये बचाते हैं, या आप 5,000 रुपये बचाते हैं, 500 बचाते हैं, या 5 लाख बचाते हैं, नो मैटर वाट, आपने हबको लिया। हबको लेके आपने कहा कि मैं आज हबको इसलिए ले रहा हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। आपने देखा कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी बनाती थी, यार इलेक्ट्रिसिटी वाला तो सिस्टम खत्म हो गया आईपीपीस का, ये तो एहतजाज भी चल रहा है। तो अब जी ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, BYD कंपनी है, उस कंपनी में है, प्लस और भी इनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं।
पॉइनर सीमेंट इनका है, और भी इनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे, हलीब दूध इनका है। ठीक है, और पता नहीं, मैं आपको इनके प्रोजेक्ट बताऊं आप परेशान हो जाएं। ठीक है, तो मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुझे लगता है BYD में आगे स्कोप है। मैं इसमें एक एग्जांपल ये कोट करता हूँ। मेरा भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से छोटा मेरा एक भाई आयरलैंड है, और एक ये आफसाब है, हम तीन भाई हैं। ठीक है, माशाल्लाह तीनों डॉक्टर हैं, और वो दोनों अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो वो, अब मेरे भाई ने वहाँ, मैंने उसे कहा पाकिस्तान में BYD लॉन्च हो रही है, तो उसने अगला क्वेश्चन मुझे ये किया, यार कौन लेके आ रहा है? मैंने कहा आपको। कहते यार BYD तो मैं आयरलैंड में यूज़ करता हूँ, बड़ी अच्छी कार है, इसका तो पाकिस्तान में आते ही बड़ी ये अखीर हो जाएगी, ये वो। उसने मुझे ऐसे कन्विंस किया, और मुझे कहा कि यार मेरा ना ऐसे करो कि मैं पैसे बेचता हूँ, मेरा वो जो कंपनी BYD ले रही है ना, हालांकि कंपनी का नहीं पता, जो कंपनी BYD ले रही है ना उसके शेयर लेके मेरे रख दो। ठीक है, उस टाइम वो शेयर था 108 का, मेरे ख्याल से 108 या 112, जब हफ्को को डिप आई थी उस टाइम ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, और फायदा ये लॉन्ग टर्म है। उसके बाद हफ्को 132 पे गया, फिर 125 पे आया। लेकिन होना क्या है, आप डेली मार्केट देख रहे होंगे ना, आप डेली मार्केट देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा मुझे 17% गेन हो रहा है, मार्केट नीचे आएगी मैं दोबारा डिप पे बाय कर लूंगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है ना कि मैं डिप पे दोबारा बाय कर लूंगा, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहे। हाँ, मार्केट में फिर नीचे जाए ऊपर जाए, अनटिल अनलेस के उसके रिजल्ट में कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो आपने जिस विजन के साथ लिया था उस विजन को मुनाफी हो वो। ठीक है, अगर आपने आज PSO लिया है इसलिए कि जब सर्कुलर डेट खत्म होगा PSO का, तो हम PSO को उसके पैसे मिल जाएंगे, तो PSO अपना पोटेंशियल अनलीश कर देगा। अगर इसलिए आपने PSO आज लिया है 400 रुपये पे, तो आप फिर 420 पे अगर PSO बेचते हैं, तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना समझें। आप फिर स्विंग ट्रेडर्स हैं, चाहे 6 माह बाद बेचते हैं चाहे 3 माह बाद बेचते हैं। अगर आपने इसलिए लिया है कि PSO का ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद PSO की कंजेक्टिव सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, कंजेक्टिव सेल के साथ PSO के कैश फ्लो का मसला भी हल हो रहा है। ठीक है, ये सारे मसलों के बाद, ठीक है, अब अगर आपने PSO के अंदर एंट्री ली है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ है अबाउट लॉन्ग टर्म। यार भाई हम ये अभी बात नहीं कर रहे इसकी, हबको की है ये वो अलहदा चीज़ है कि, अब देखें ना, अगर आप रीबाय करते हैं, अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि मैं रीबाय अगर करता हूँ, देखें आप रीबाय करते हैं तो यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू आर अ स्विंग ट्रेडर, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इट्स नॉट अ बैड थिंग भाई। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग कि आप रीबाय कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप रीबाय कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं आप रीबाय कि आपको लगता है कि इसने इधर से नीचे आना है, तो फिर तो आपका तुक ही नहीं ना बनता। मैं तो अगर लॉन्ग टर्म लूंगा तो मैं तो कंपनी कंपनी के साथ शेयर होल्डिंग लूंगा। आप अगर स्विंग ट्रेडर भी हैं ना, चाहे 3 माह बाद बेचते हैं, तो आप इन्वेस्टर नहीं है। ठीक है, वो है। और नदीम भाई ने कहा है कि आई एम डूइंग एवरेज आउट। देखें दूसरी चीज़ ये है कि एवरेज आउट के दो फिनोमिनाज है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर है ना, और या इंट्राडे ट्रेडर है, फिर आपने एवरेज नहीं करना। इंट्राडे वाले तो बिल्कुल एवरेज ना करें। वो वजह ये है कि इंट्राडे में ना छोटे छोटे मार्जिन पे खेलना होता है। आप जब नीचे जाता है एवरेज करते हैं, ठीक है, फिर एक लूजर के अंदर एवरेज कर रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख रुपया अगर आपने एवरेज के अंदर लगाना है, और अगर आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, तो मेरे भाइयों वो वाले पैसे आप दूसरे किसी शेयर में लगा दो। क्योंकि आपने कभी ये नोट किया, आपके पोर्टफोलियो में अगर 3 शेयर है ना, उनमें से एक भी पॉजिटिव होगा ना, आपका मूड अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपके तीनों नेगेटिव होंगे ना, आपका मूड खराब हो जाएगा। सही है, तो रेदर देन के एक नेगेटिव के अंदर मजीद डाल के आपको ये होगा थोड़ा सा ऊपर आएगा मैं बेच दूंगा, भाई छोड़ दें। एक लूजर के अंदर नहीं, एक दोस्त मेरा गलत निकल आया, अब मैं मजीद उसके साथ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब मुझे बस उससे चीज़ें पूरी करनी है और मुझे उसके साथ ख़त्म करना है, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आ जाए SIP। ये मैं आपको वो बता दिया। अब आ जाए SIP। SIP स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें ये है कि आप हर महीने एक अमाउंट डालते हैं। आप 3 से 5 शेयर ले लें, 3 से 5 शेयर ले लें, उनको लॉन्ग टर्म उसके अंदर SIP करते रहें, और कुछ क्राइटेरियाज रख लें। अब नीचे आपको मेरी अगर स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं सेक्टर वाइज आपको बताता हूँ। सेक्टर वाइज आज कल मैं वो पोस्ट शेयर भी कराऊंगा आपसे, और आपको ये जान के हैरानी होगी। कोई मुझे ये बता सकता है यार, स्टॉक मार्केट का इस टाइम फंडामेंटली DCF मेथड के थ्रू, DCF मेथड के थ्रू इस टाइम स्टॉक मार्केट में सबसे अंडर वैल्यू शेयर कौन सा है? कोई इधर नाम लिख के बता सकता है?
DCF मेथड यानी डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड, जिसको सबसे ज्यादा, और कोई उसका बता सकता है कि कौन सा है? अच्छा जी, ये सारा बता दिया। PSO ग्लेक्सो। भाई इसका जवाब है साजगार इंजीनियरिंग। ये एन के भाई ने, ऊपर भी नासिर भाई ने, और ऊपर एक दो और भाइयों ने बताया है। साजगार इंजीनियरिंग, बिल्कुल साजगार इंजीनियरिंग। साजगार इंजीनियरिंग की आज ही मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, और वो वैल्यू को मैंने एक दो बड़े लोगों से कंफर्म कराया है, जो इकोनॉमी में है। वो ये नहीं। और इसकी वैल्यू बनती है 2157 रुपीज़। 2157 रुपीज़ साजगार की वैल्यू है। और ये अपने रेट से 43%, ठीक है, वो अंडर वैल्यू है शेयर। अब मेरे पास लिस्ट नहीं है, वरना मैं वो आपको लिस्ट में बाकी शेयर्स भी बता देता कि कहाँ है। वो मेरे ख्याल से लिस्ट वो मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के पास मैंने भेजी थी पोस्ट बनाने के लिए। वो ज़रा आप सब देख लेते हैं अगर आ जाता है। वो मैं आपको लिस्ट अभी बता देता हूँ सर। तो साजगार ये है। अब एक चीज़ होती है कॉस्टली होना, और एक चीज़ होती है वैल्यूएबल होना। साजगार कॉस्टली होगा, लेकिन वैल्यूएबल इससे ज़्यादा कोई शेयर नहीं है इस टाइम आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर। सर, जो 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 चीज़ जब पढ़ाते हैं ना आप इकानमी को, तो जो जो चीज़ किसी चीज़ कंपनी की परफेक्ट देखनी होती है ना, ऑलमोस्ट साजगार उन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर लिस्ट आती है तो मैं अभी लिस्ट बता देता हूँ, सारे लिख लें। ये मैंने इस पे वर्क किया था। जी, सुन रहे हैं जी, लिखवाऊं सबसे? अच्छा जी, सबसे जो इस टाइम अंडर वैल्यू है आपका पूरा स्टॉक मार्केट में DCF के थ्रू, वो है साजगार। 43% अपवर्ड पोटेंशियल है। 2157 रुपीज़ की इसकी DCF बनती है। ठीक है। गनी ग्लास की बनती है 42, इस टाइम प्राइस है गनी ग्लास की। और इसकी फेयर वैल्यू बनती है 60.50। 42.52% अपवर्ड पोटेंशियल। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर 37.44 अपवर्ड पोटेंशियल। अच्छा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ DCF, डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड के थ्रू। ठीक है। पाकिस्तान तंबाकू के अंदर 32.57% अपवर्ड पोटेंशियल। ठीक है। इसकी फेयर वैल्यू है 1773, आज है 1338 का। अच्छा, एक बड़ी यूनिक चीज़ इस दफ़ा के रिजल्ट के बाद, एक चीज़ बड़ी चीज़ चेंज हुई है, वो है एटलस होंडा कार्स। वाह! 291 इसका करंट रेट है। 384 इसकी अपसाइड पोटेंशियल के साथ DCF के थ्रू फेयर वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद आप क्या, मरी ब्यूरिस 29% अपवर्ड पोटेंशियल के साथ 1358 रुपीज़ पे। उसके बाद ऑयल एंड गैस OGDC 28% अपवर्ड पोटेंशियल के साथ 335 रुपये। फरोस सन लैबोरेटरीज 25% अपवर्ड पोटेंशियल के साथ 536 रुपये। ठीक है। उसके बाद, और यार ये लिस्ट है ऐसे है, मैं सुबह सारी कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगा भाई, इससे मेरा क्या जाता है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये लिस्ट है, इस तरह काम करना है और इस तरह बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अब आ जाएं ऑटो सेक्टर के अंदर। क्या ऑटो सेक्टर को, क्वेश्चन ये है, क्या ऑटो सेक्टर को लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? अच्छा, लॉन्ग टर्म से मुराद हमने तीन सिनेरियोज में डिस्कस करना है। 1 साल, 3 साल, अबव देन 5 इयर्स। क्या आप ऑटोमोबाइल्स को लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? मेरा आंसर है नहीं। 1 साल में आप ऑटोमोबाइल्स को रख सकते हैं। 3 साल तक आप ऑटोमोबाइल्स को नहीं रख सकते, अनटिल अनलेस, ठीक है, आपका इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन ना रहे, आप बूम साइकिल में चलते रहें, तो आप ऑटो सेक्टर को रखें। क्योंकि ऑटो सेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होते हैं, शरह सूद कम होती है, लोग ज़्यादा गाड़ियां लीज करवाते हैं। ये पॉइंट समझिएगा। जब कम होती है तो ज़्यादा गाड़ियां लीज कराते हैं। तो जूं जूं इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जो जो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट क्यों नीचे आएगा? क्योंकि महंगाई कम हो रही है। जो महंगाई कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इसका मतलब है इकोनॉमी बूम साइकिल पे है। तब ऑटो सेक्टर लें, इसलिए इसे साइक्लिकल कहते हैं। तो ऑटो सेक्टर को आप सिप नहीं कर सकते। सिप से मुराद है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एटलीस्ट 3 से 5 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर होता है। ठीक है। तो आपने ऑटोमोबाइल्स का फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है।
नदीम भाई, मैं हबको के बारे में आता हूँ उसके सेक्टर में। ऑटो लॉन्ग टर्म आप 1 साल तक ऑटोमोबाइल्स रख सकते हैं, 1.5 साल तक रख सकते हैं। जब जब जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, बस ऑटोमोबाइल से आपने आज़ादी हासिल कर लेनी है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में मेरे सबसे पहले जो चॉइस होगी वो होगी भाई साजगार, ठीक है। दूसरी मेरी चॉइस होगी होंडा कार, क्योंकि आज ही मैंने उसके डीसीएफ के थ्रू मेथड पे थ्रू वैल्यू देखी है उसकी, सही है। गाल जो है वो स्विंग ट्रेडर्स का फेवरेट होगा। आज मैं मिलर ट्रैक्टर्स पे भी आता हूँ। आज गाल ने सितंबर के मिड में ना अपना रिजल्ट देना है। जिस दिन इसकी अनाउंसमेंट आनी है, कल या परसों तक इसकी अनाउंसमेंट आ जानी है रिजल्ट की। जब इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट आनी है, एक स्पाइक अप तब देखेंगे। जब इसका रिजल्ट पास आ जाएगा, एक स्पाइक अप तब देखेंगे, ठीक है। ये दो टाइम ऐसे है, और एक रिजल्ट वाले दिन भी इसका स्पाइक आ सकता है, क्योंकि अनसर्टन नंबर आएंगे कि 1200 गाड़ियां बेच दी, 1200 इतनी बेच दी, ठीक है। तो शायद, और हाँ, गाल को मैं स्विंग ट्रेड के अलावा नहीं रखूंगा। उसकी वजह यह है, इसकी मैनेजमेंट एक फैमिली ओन्ड मैनेजमेंट है, जो नंबर्स अपने पास ज़्यादा रखती है और अपने मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट में नंबर देती है। तो मुझे इससे इशू क्या है, ट्रांसपेरेंसी इशू, ठीक है। अब एटलस होंडा को मैं क्यों नहीं टॉप पे अपने रख रहा, उसकी वजह यह है कि एटलस होंडा को मैं टॉप पे इसलिए नहीं रख रहा, क्योंकि एटलस होंडा का जो कंपेटिटर है ना, वो ईवी बाइक्स हैं। अब एटलस होंडा वो बाइक अगर 2.5 3 4 लाख 5 लाख की देगा, वही चीज़ चाइनीज बाइक्स में मार्केट में स्कूटीज और ये वही 2 2 2.5 3 3 लाख की दे रहे हैं, और वो 6 7 की दे रहे हैं। जीएचएनआई और गाल के सेम सेंटिमेंट्स हैं रेहान भाई, ठीक है। तो इसलिए एटलस होंडा नहीं, अदरवाइज एटलस होंडा के पास 90% शेयर हर चीज़, और नहीं इन्होंने अभी बाइक्स भी लॉन्च किया, इट कैन बी अ गुड ऑप्शन। मैं एजीटीएल और मिलर ट्रैक्टर में नहीं आऊंगा, फुल स्टॉप। उसकी रीज़न क्या है? उसकी पहली रीज़न है कि एग्रीकल्चर को डेंट पड़ा है, फार्मर्स के पास पैसे नहीं है मज़ीद ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, अगर गवर्नमेंट की स्कीम आ भी रही है, तो उस स्कीम का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा यूफोरिया नहीं आ रहा जैसा उसका रिफोरिया आना चाहिए था। प्लस अलगाजी ने अभी लॉस शो किया है। मैं बड़े अरसे से ये कहता आ रहा था कि इनका मसला है, इनका मसला है, इनका मसला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ने मुझे, दूसरा मिलर ट्रैक्टर का 18 बिलियन का सेल टैक्स का इशू है, वो इन्होंने डेफर किया हुआ है और स्टे लिया हुआ है हाई कोर्ट से। अब जिस दिन वो ख़त्म होगा तो 18 बिलियन इन्हें पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज़ में एक रिजल्ट ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, और सारी वो मेरी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी। तो ऑटो सेक्टर समझ लिया भाई? यस और नो में बताएं, कोई फ़ायदा भी हो रहा है या बस मैं बोली जा रहा हूँ ऐसे? और भाई कोई फ़ायदा ले लेना एक। मैं आज कसर पूरी कर रहा था, इस वीक में आप लोगों को कम टाइम दिया है, ठीक है। चलें अगले सेक्टर में चलते हैं। ऑटोमोबाइल्स पार्ट को ना, अब हम फंडामेंटली लॉन्ग टर्म बातें कर रहे हैं ना, ऑटोमोबाइल्स पार्ट में। अच्छा, बैटरीज में नहीं जाना आपने, अब भूल के भी बैटरी में नहीं जाना, ठीक है। इलाक भाई, हम बातें कर रहे हैं, आपको बड़े हम बादशाह बनाने लगे हैं, आप गदून में बैठे हुए हैं। छोड़ें सर, अभी ये सुने, ठीक है। अच्छा जी, बैटरी में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? जैसे उमर भाई ने कहा बकियाज ऑफ लिथियम। अब उमर भाई मुझे ये बताएं कि लिथियम बैटरी जो है वो एक्साइड और एजीटीएल क्यों नहीं बना सकते? ये कल भी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं किसने। अगर लिथियम बैटरी, बिल्कुल लिथियम बैटरी में जाना है, ये बैटरी 1 साल बाद चेंज हो जाती है, ठीक है। नहीं, मेन जो है ना, सोर्स ऑफ मटेरियल भी नहीं है। सोर्स ऑफ मटेरियल इज नॉट अ मेन थिंग। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लिथियम बैटरी में पाकिस्तान इसलिए नहीं आ सकता, क्योंकि एक लिथियम बैटरी का प्लांट लगाते हुए आपको ऑलमोस्ट 1.8 से $2 बिलियन चाहिए। कितना? $2 बिलियन। ओ भाई, हम तो मुल्क की सतह पे 1 1 बिलियन डॉलर लोगों से ले रहे हैं। हम हमारी एक साइड और ये सारे मिलके लिथियम बैटरी, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये चाइना से मंगवाएंगे, चाइना से मंगवा के अपने ठप्पे लगाएंगे और बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो चाइनीज़ है ना, उनका रूल है, वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन उसके साथ वो अपनी और किसी डिस्ट्रीब्यूशन रख के लगाते हैं। अब आपको उन्होंने एयरलिंक को शोमी दे दिया, क्या वीवो, पता नहीं आईटेल और कितने चाइनीज मोबाइल फिर भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी के बिजनेस से ना फॉर अ टाइम बीइंग आपने बचना है। और रीजन ये है, अगर कोई आपको कि बैटरी के फंडामेंटल्स देखें इतना स्ट्रांग है, भाई फ्यूचर भी तो देखो ना, ठीक है। इसे छोड़ दें। प्लस जितना ऑटोमोबाइल चलता है ना, अब सुन ले ये बात, जितना ऑटोमोबाइल चलता है उसका 30% इफेक्ट ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स पे आता है, फुल स्टॉप, ठीक है जी।
ट्रीट श्रीट के अंदर अभी नहीं जाना जब तक उनकी मैनेजमेंट चेंज होके हमें अच्छे रिजल्ट ना दिखाना शुरू कर दे। ठीक है, ट्रीट में कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, अब आ जाए केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में। केबल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स में अगर किसी ने जाना है भाई, तो सही जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना है, तो पेल इज एन ऑप्शन। ठीक है, पेल इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है मेरे भाइयों? उसकी रीज़न ये है कि पेल ने लॉट ऑफ हैपनिंग हैपेंड इन द पेल इन लास्ट 12 मंथ्स मेरे भाई। इलेक्ट्रोलेक्स के साथ, उसके बाद ये टैरिफ वार में वियतनाम, ताइवान ये दे रहे हैं अमेरिका को, हम भी एज में आ जाएंगे। प्लस एक चीज़ जो मैं फोर्सी करता हूँ, और ये जाती मेरी तौर पे, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मुझे ऐसे लगता है कि जब ये इसमो आ जाएगा ना, इसमो से मुराद है कि आज भी न्यूज़ थी, इस न्यूज़ को ना इग्नोर करें कि भाई ये होना ये है कि आपके आपके पास एक पैकेज आएगा कि फारूक साहब, आप निशात से बिजली लेना चाहते हैं, वो आपको 25 रुपये यूनिट देगा, हबको आपको 23 रुपये यूनिट देगा, ये आपको इतने रुपये यूनिट देगा। मैं कहूँगा मैं ये हबको से लेना चाहता हूँ 23 रुपये यूनिट। आप फिर क्या करेंगे? आप 23 रुपये यूनिट के हिसाब से 1,000 यूनिट पहले खरीद लेंगे 23,000 पे करके। आपको एक कार्ड मिलेगा, कार्ड आप मीटर में मारेंगे, स्वाइप हो जाएगा। NTDC यानी जैसे बिजली आ रही है ऐसे बिजली आती रहेगी। जितना कस्टमर पंजाब में हबको का होगा, हबको उतनी बिजली बना के नेशनल ग्रिड को दे देगा। पॉइंट समझ गए? और NTDC अंदर दरमियान में हबको से अपनी कमीशन ले लेगी, बाकी अपनी ले लेंगे। और ये जो मीटर्स नए बनने हैं, ये जो ट्रांसफार्मर नए बनने हैं, ये जो ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट होने हैं, इसका मेन बेनिफिशियरी पेल होगा। फास्ट केबल भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा। ठीक है, पेल का पेल के पास 90%, उमर भाई बड़ा सही कह रहे हैं, पेल के पास 90% शेयर है। तो उमर भाई अब ये भी बता दें कि पेल की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी है पावर डिवीजन की इस टाइम, जो इनका नेगेटिव पॉइंट है वो है, पेल ने 8,000 ट्रांसफार्मर बना सकती है, और उसके 8,000 में से पेल ने कोई 3,3100 बनाए हैं टोटल। ठीक है, तो इनकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कुछ 38 37 के आसपास इनकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये है पेल। पेल तक समझ आ गई भाई? समझ आ गई मैं किस नज़रिए से पेल को बता रहा हूँ? अच्छा जी, अब पेल के आगे अच्छा, एक कोई बंदा मुझे बस 9:50 पे ना बता दे। मुझे 10 मिनट चाहिए होंगे पानी शानी पीने के लिए, फिर यूट्यूब पे भी जाना है ना, आपको पता है। तो अच्छा जी, पेल के बाद अगली बात हम करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, पेल को आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं विद द टारगेट प्राइस ऑफ 70 80 के आसपास। और अगर साथ साथ हैपनिंग होती रही, $3 मिलियन से इन्होंने कमिट किया है कि ये $55 मिलियन के आर्डर इन्होंने सिक्योर कर लिए हैं, $45 मिलियन के। अगर वो आर्डर सारे जो सिक्योर किए हैं वो वाकई ट्रांसलेट होते हैं इनटू द सक्सेस, तो फिर मैं आपको कह दूं कि पेल 90 वाले रेंज में भी आपको ले जाएगा। ठीक है, तो इट कैन बी अ गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब आ जाए सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर करना है या आगे चलें फर्टिलाइजर शाइजर पे? वैसे मैं एक बात बताऊं सीमेंट सेक्टर की, ये कोई टिप शिप नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना मैं बता रहा हूँ कि ये सीमेंट सेक्टर में ना आरफ हबीब साहब ज़ाती तौर पे पर्सनली, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो पावर सीमेंट खरीद रहे हैं। मतलब पर्सनली उसके शेयर्स खरीदना शुरू किए हैं मार्केट से उन्होंने। ठीक है, अच्छा जी, पेल की बात, सीमेंट की। अच्छा, सीमेंट भी सेम वो साइक्लिकल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सीमेंट में क्या होगा? सीमेंट में आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा सीमेंट का, यार एक मिनट है रही, कहाँ से मुझे इतने मैसेजेस आने लग गए हैं? यहाँ कोई व्हाट्सएप तो नहीं ऑन? चलें अब आ जाते हैं, कहाँ गए आप लोग? पहल पहल ओ कहाँ, सीमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे थे ना जी। सीमेंट सेक्टर यहाँ, तो सीमेंट सेक्टर जो है ना, ये भी साइक्लिकल स्ट्रक्चर है। सीमेंट सेक्टर में ना दो किस्म की कंपनीज होती हैं। कोशिश करनी है, अगर आपने SIP भी करनी है ना, फिर मैं कहूँगा कोशिश करनी है तो, स्क्रीन पास होगी मेरे हाल से, दोबारा शेयर करना पड़ेगा शायद। आवाज़ क्लियर है भाईजान? अच्छा, सीमेंट सेक्टर में आप लॉन्ग टर्म नहीं जाएंगे। सीमेंट सेक्टर में भी आप उस दिन तक जाएंगे जब तक इंटरेस्ट रेट ठीक है, इकोनॉमी सही चल रही है। अब ना एक चीज़ और समझ लें,
वो ये चीज समझ लें कि जो प्रॉपर्टी का जो बूम दौर था ना, अब वो शायद आपको वापस ना मिले। ठीक है यार। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या नहीं? इधर मुझे आ रहा है यार ये एक मिनट। अच्छा, जो प्रॉपर्टी सेक्टर है ना, वो अब उस तरह मेरे भाइयों बूम नहीं करेगा जिस तरह एक ज़माने में इसने किया था। और कहते थे जी प्लाट, आपको पता है कि पाकिस्तान को इन्होंने और हमारे बड़ों ने, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन पिछले आपने 5 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान नहीं रह गया था, ये प्लाटिस्तान बन गया था। हर बंदा प्लाट में इन्वेस्ट कर रहा है। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह ये है कि जो बेचने वाले थे, वो भी जो भी उठता था, घर वेला रहता था, तो वो जी मैंने थोड़े जे पैसे दे दो, मैं मल्ले दुकान लेके प्रॉपर्टी डीलर बन जा। हर बंदा प्रॉपर्टी डीलर बन गया था। मैट्रिक पास नहीं किया, प्रॉपर्टी डीलर बन गया। आपको पता है अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री में अगर आपने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट बनना है ना, तो आपको उसके 3 4 5 6 एग्जाम पास करने पड़ते हैं, और बड़े मुश्किल एग्जाम्स होते हैं। यहाँ हर बंदा उठता था, कहता था वारे दा सौदा है, इन्ना बयाना कर लेते, इंच कर लेते, वो कर ले, ये कर ले। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी जो है ना, हमारे सब कॉन्टिनेंट में समझी जाती है ज़मीन माँ है, और माँ कभी नुकसान नहीं देती। और असल में आज प्रॉपर्टी को आप ऐप में कन्वर्ट कर दें, और डेली हम सुबह अपने प्लाट का रेट देखें, तो आपकी स्टॉक मार्केट तो कोई पैनिक चीज़ ही नहीं है। जो प्लाटो वालों के साथ होना है, आप तो देखेंगे कि हो क्या गया इनके साथ। ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये अब कंस्ट्रक्शन उस तरह का काम नहीं करेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कभी रुक नहीं सकती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पहिया चलेगा। फ्लड का जो इफेक्ट आएगा आफ्टर फ्लड, तो वो कंस्ट्रक्शन का एक जो गवर्नमेंट लेवल पे पीएसडीपी में अब नया बजट, मिनी बजट भी आएगा आपका, जिसके अंदर दोबारा कंस्ट्रक्शन के बजट्स रखे जाएंगे। जो पहले 1100 अरब का जो बजट था, उसको अब फिर इंक्रीज किया जाएगा ये सलाब की वजह से। प्लस जो एड्स आएंगी वो भी कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो उसमें आपने सीमेंट सेक्टर देखना है, और सीमेंट सेक्टर में जब भी आपने जाना है ना जी, सीमेंट सेक्टर को आपने दो तरह से जाना है। सीमेंट सेक्टर को दो तरह से, एक है डिफेंसिव मेच्योर कंपनीज, एक है ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज। डिफेंसिव मेच्योर में मेरे पास बेस्ट वे आ गया यार। भाई हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, वो डीसीआर और एनआर का भाई बात कर रहे हैं, शोएब भाई कर लेंगे एनआरएल भी नहीं, अगर टाइम हुआ उस तक जाएंगे, वरना दोबारा कर लेंगे यार सेशन। 11 बजे के बाद मैं तो आ जाऊंगा, आप भी आ जाएं, फिर दोबारा कर लेंगे। ठीक है। जो है ना सीमेंट सेक्टर, उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लाइक बेस्ट वे सीमेंट, लाइक डीजीकेसी, और डीजीकेसी कह रहा हूँ, लकी सीमेंट, कोहाट सीमेंट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। डीजीकेसी को भी आप कंसीडर करें। पॉइनर सीमेंट हबको का है, प्लस 7% एमएलसीएफ में भी लिया है। दूसरी साइड पे एक कंपनीज हैं जो आपकी मिड टायर या स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जिनमें बड़ा पोटेंशियल है। मिड टायर में, मिड कैप में एफसीसीएल। अगर मुझे आज दो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज को रखना पड़े ना, अगले 1.5 2 साल के लिए, तो मैं शायद पहली कंपनी मेरी हो फौजी सीमेंट। ठीक है, एफसीसीएल को मैं ज़रूर रखूं। और दूसरी कंपनी होगी मेरी, कोई मैं स्ट्रांग ग्रुप में ले आऊं, चाहे मैं कोहाट ले जाऊं या चिराट ले लूं, इन दोनों में से, या पॉइनर में, इन चारों में से फिर मैं स्टडी करके कंपैरिजन करके एक कंपनी वहां से ले लूं। ठीक है। ये चीज़। और कोहाट सीमेंट ने ना अभी पिछले दिनों बाय बैक किया अपने 6% शेयर। इनकी कंपनी सेक्रेटरी से मेरी बात हुई बड़ी लंबी, तो उन्होंने, मैंने कहा जी आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपके इतने स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं। उन्होंने कहा इसलिए कि मार्केट में हमें लगता है कि हमें रेट नहीं सही मिल रहा। ठीक है, तो हमने कहा इसे बायबैक करें। मार्केट में स्कार्सिटी ऑफ और शेयर्स होगी, जब स्कार्सिटी होगी, शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का रेट अच्छा रहेगा। गिर नहीं रही, बस जिन्होंने लेने हैं ना, को आर्ट सीमेंट को लेके रख लें, अच्छा शेयर होगा ये भी। ठीक है। जहाँ तक ठट्ठा की बात है ना, ठट्ठा कार्टल से बाहर है। जब तक गवर्नमेंट है वो चलता रहेगा, जब तक नहीं है तो वो फिर हिल जाएगा। ठट्ठा से जितना हमने फ्रूट कमाना था, मेरे ख्याल से अगर आज आप देखें तो 240 50, और टारगेट भी हमारा ये था कि अगर सेल नहीं आती तो 260 70 इसकी वैल्यू बनेगी। अगर ट्रैक्टर्स की सेल आ जाती है बेलारूस की, तो फिर वो इंक्रीज करेगा। पावर सीमेंट में कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि अखीर हो जाए। ठीक है। हाँ, जब चलने पे आए, फ्लाइंग भी तो एक बकवास सा शेयर, बगैर किसी वजह के चल गया ना, तो पावर भी चल जाएगा। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए पावर पे आप देख सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, एसआईपी की बात कर रहा हूँ। एसआईपी वाले हजरात अगर 2 साल के लिए करना चाहते हैं, तो एक एफसीसीएल रख लें, एमएलसीएफ की तरह, ये भी अच्छी करेगा। अच्छा, गरीब वाल का, अगर अब इलाक भाई ने बताया, गरीब वाल का मैं अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूं। गरीब वाल में भी बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। एक जो उसकी बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो है ईवी पर टन।
यानी एंटरप्राइज वैल्यू पर टन जो उसकी है ना, वो सबसे कम है, मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ है। पहले एमएलसीएफ की कम होती थी, इसलिए सब एमएलसीएफ कहते थे। ठीक है। तो अब इस वजह से इसकी सारी चीज़ें हैं। और सीमेंट सेक्टर में आपने देखनी वही चीज़ें हैं, साउथ की कंपनी, नॉर्थ की कंपनी, कितना इनका वो है, शेयर है, और रीन्यूएबल एनर्जी में कितने पैसे लगा रहे हैं। तो बात यहाँ आई है, एफसीसीएल 70 नहीं, इससे भी ज़्यादा टच कर सकता है जी। केमिकल्स, केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा ना चीज़ें चेंज है। अभी कोई कह रहा था जी गनी ग्रुप, गनी ग्रुप बताएं। गनी लक, लक बहुत अच्छा शेयर है जी। गनी ग्रुप के बारे में बताएं तो गनी ग्रुप, दो तरह के गनी ग्रुप हैं। एक एक गनी ग्रुप है, बेहतरीन गनी ग्रुप। ठीक है। और दूसरे आपके पास गनी ग्रुप के साथ एक बगैर सूद वाला गनी ग्रुप है। ठीक है। केमिकल्स में ना मैं इसके बारे में आज ही मेरी डिस्कशन हो रही थी। हमने आप लोगों के लिए केमिकल्स के लिए एक केमिकल इंजीनियर हायर किए हैं। ठीक है। आज ही वो हमारी टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं। ही इज़ जीनियस, स्टॉक जीनियस। वो केमिकल इंजीनियर, और उन्होंने प्रैक्टिकली डॉल के अंदर काम किया हुआ है, और एक दो और कंपनीज के किए काम किए। मुझे केमिकल्स में सिर्फ 10 दिन दे दें। ठीक है। 10 दिन के अंदर केमिकल से हम ना अगला मल्टी बैगर आपको 2-3 दे देंगे, कि भाई हमें ये लगता है मल्टी बैगर। अभी अगर देखना है तो लकी कोर इंडस्ट्री आप लोग जो पूछते हैं ना, ठीक है, लकी कोर इंडस्ट्री अपने फेयर वैल्यू पे खड़ी है इस फंडामेंटल के साथ। उसके अलावा गनी में पोटेंशियल है। उसके अलावा ये वाह नोबल में पोटेंशियल है, पाक ऑक्सी में पोटेंशियल है, डोल में पोटेंशियल है। ठीक है। और ये पेंट्स वगैरह से बचिएगा, एंग्रो पॉलीमर से भी फारा टाइम बिंग बचिएगा। एक डाइनो जो है, मेलामाइन वाली, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा दी थी जब डाइनो 160s, पता नहीं टू टू या 130s पे था। ठीक है, उधर मैंने कहा था ये डाइनो लेनी चाहिए हमें अपने मिड टर्म के लिए। अच्छा, बाकी केमिकल्स के बारे में ना मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा आगे। इंजीनियरिंग के बारे में आए, अगर इंजीनियरिंग में किसी ने लॉन्ग टर्म रखना है ना, तो कोई भी शेयर ना रखे लॉन्ग टर्म। शेयर भाई दोनों, लक और एफसीसीएल दोनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है। चला भाई, ये बाय बैक चल रहा है, गनी ग्रुप कोई बड़ी गेम कर रहा है, इसको हमने रडार पे रखा हुआ है। सिर्फ हमें दरकार होंगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक टाइम, गनी ग्रुप सारा सिर्फ। स्टील सेक्टर के अंदर मेरे भाइयों किसी ने लॉन्ग टर्म नहीं जाना अभी, फॉर टाइम भी ट्रेडिंग करें। वैसे देख लें कि ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म अभी सील में नहीं जाना। इवन के क्रीसेंट में भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। ट्रेड शेड करें क्रीसेंट में 2-3-4 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं जाना। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये सेक्टर आजकल बड़ा वोलेटाइल हुआ हुआ है। ठीक है। और इसके जो नंबर्स आए हैं वो कोई अच्छे नंबर्स नहीं आए। ईटीएफ्स, ईटीएफ्स में ना ये कोई नॉन शरिया में काम करता है, ये जेएस मोमेंटम जो है ना, इसका आरओआई देख लें, 158% है भाई। ये वो शेयर लेते हैं जो शेयर ऊपर जा रहे हो ना, जिसका मोमेंटम हो, आरएसआई ऊपर हो, ये वो शेयर उठा लेते हैं। ठीक है। और जो ये आपको डिविडेंड भी देते हैं सारे। ये फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में अगर कोई एक को चूज करना हो ना, एक को, और जिसमें एसआईपी कर सकते हैं और जो पूरी जिंदगी के साथ गला लगा सकते हैं, वो शेयर होगा आपका। अभी तक जो मैंने ऊपर वाले सारे शेयर्स बताए हैं ना, इसमें से कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो पूरी जिंदगी रखना है। तो वो आपका शेयर होना चाहिए फौजी फर्टिलाइजर। अगर आप इसे 3 साल के, 3 साल से ऊपर के दौरानिए में देखते हैं। अगर आप 1 साल के लिए देखते हैं तो शायद फार्मा फर्टिलाइजर। अगर आप 2 साल के लिए देखते हैं तो शायद एंग्रो फर्टिलाइजर। लेकिन अगर आप अबव देन 3 ईयर्स देखते हैं और पूरे साल आप चाहते हैं मैं बच्चों की शादियां करनी है शेयर की मार्केट से, तो फिर फौजी फर्टिलाइजर में आंखें बंद करके पैसे डालें। रीज़न क्या है, वैसे तो मैंने बड़ी दफ़ा बताई है। ठीक है। वो पता ही है यार आपको, इसमें मैं क्या बताऊं। ठीक है। फौजी फर्टिलाइज़र विल बी दी, और मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है। वैसे भाई बिग बॉयज़ नहीं कहते। अच्छा, उसके बाद आ जाए नीचे। इसके बाद ये इस सेक्टर को ना, इस सेक्टर को इकानमी का कोई असर नहीं है। ठीक है। एफएफसी, सलमान भाई, बस और दें 3 माह, ये आपको दिसंबर से पहले, यानी ये अक्टूबर नवंबर तक ये एफएफसी हो जाएगा। बल्कि ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। थोड़ा सा 2-3% का है। तो वो, अगर मैं फूड सेक्टर के अंदर जाऊं, तो फूड सेक्टर भी वो सेक्टर है जो इकानमी से इतना इफेक्ट नहीं होता। फूड सेक्टर के अंदर ना आप लोग बड़ा कहेंगे कि बीएफ एग्रो,
या BBFL ये वो, नहीं सर। मुझे ये बताएं कि BF एग्रो जो है ना, उसकी एक लिमिट है, वो अनलिमिटेड शेयर नहीं है। और मैं फूड सेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ एज अ कंपाउंडिंग मशीन, एज अ डिविडेंड मशीन। तो मुझे नहीं लगता कि फूड सेक्टर के अंदर मुझे कोई और अच्छी ऑप्शन मिलती है। अगर फूड सेक्टर के अंदर मुझे टॉप 3 ऑप्शंस में जाना पड़े, तो मैं नेशनल फूड्स, बेहतरीन ऑप्शन, ठीक है, बेहतरीन सेफ ऑप्शन नेशनल फूड्स। अगर नॉन शरिया में किसी ने खेलना है तो कोलगेट नेशनल फूड के साथ। अगर किसी ने कोई एक स्टॉक रखना है नज़र वट्टू के तौर पे, और अच्छा, वो होगा आपका FFL। अच्छा, BBFL के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो BBFL आपका मिड टर्म चैम्प बनेगा। बड़ी ज़्यादा एकुमुलेशन हुई है, बड़ी ज़्यादा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जो मर्जी आप कह लें, जितने मर्जी ऊपर नीचे कर रहे हैं, दिसंबर तक 70 क्रॉस ही है। ये भी रिकॉर्ड में मेरी बात होनी है कि दिसंबर से कोई, जब मैं दिसंबर कहता हूँ इसका ये मतलब नहीं 1 दिसंबर रात को 12:01 पे आप मुझे कॉल करें जी, और वही बात जो भाई ने पहले लिखा था, एक्सपोज्ड, ठीक है। भाई 10-15 दिन ऊपर नीचे का मार्जिन दे देना, ये मेरे हाथों की तरफ देखना, ठीक है। तो ये होगा ऑर्गेनिक मीट। हमने इस पे सेशन किया था, हमने कहा था बुरे हालातों में भी ये अपने टारगेट प्राइस पे चला जाएगा, ठीक है। अब अलबेक का BBFL से लिंक तो बाद में देखेंगे, पहले पाकिस्तान से तो लिंक बनने दें भाई अलबेक का, ठीक है। तो ये बाकी ये नेस्ले वगैरह और दूसरी है, ये हमारे, आपको पता है हमारी पहुंच से दूर है। और तीसरी मिचेल फ्रूट्स जो है ना, मिचेल फ्रूट, अच्छा ये भी अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहा है। लेकिन जो कंपनी रीस्ट्रक्चर करती है ना, मैं इसलिए उन्हें लॉन्ग टर्म नहीं कहता। आपको NATF तो आते ही मिल जाएगी ना, ये रीस्ट्रक्चर में थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है। तो ये इस चैनल सितंबर का उन्होंने फर्स्ट वीक कहा था कि मेरे ख्याल से अभी अनाउंस करेंगे, और ये मोस्ट प्रॉब्ली 10-11 तारीख के आसपास आएगा। FCEPL भी इज़ नॉट अ गुड चॉइस लॉन्ग टर्म, अभी के नंबर्स देख के। तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, 3 ईयर से ऊपर की। तो उसके अंदर आपके पास नेशनल फूड, हम इंसानों वाला, जो हम इंसानों, नेशनल फूड, और मेरे ख्याल से कोलगेट अभी तक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। अगर कोई बना तो मैं ज़रूर आपको इसमें से बताऊंगा। फ्यूचर कंट्रैक्ट छोड़ दें, उसके बाद आ जाएं। बैंक्स गुजर गए हैं भाई, बैंक्स हमने मिस कर दिए हैं। ओहो, ये कैसे मिस हो गए बैंक्स? ठीक है भाई, बैंक्स जो है ना, बैंक्स, आपको इकानमी का कोई असर नहीं होगा, ऊपर जाए इंटरेस्ट रेट, नीचे जाए। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे ऊपर होता है ना, बैंक ने अपने नेट स्प्रेड से कमाना होता है। नेट स्प्रेड ये होता है, लाइक अगर 22% है ना, लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम आएगा बैंक के लिए बहुत नेगेटिव, ठीक है यार, थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि बैंक्स मारे जाते हैं, ठीक है। तो बैंक्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपने नेट स्प्रेड देखना होता है, ठीक है। अच्छा, बैंक्स में कासा रेशो, और ये, मुझे अगर 3 साल से ऊपर जो बैंक नजर आते हैं ना, देखें, पहली चीज ये है कि 27वीं तरमीम आपकी आनी है। 27वीं तरमीम के अंदर ना, अगले 1-1.5-2 साल के अंदर जो भी 27वीं तरमीम आती है, उसके अंदर सर आपका जो मेन फोकस होना है ना, मतलब और तो फोकस होने हैं ना, वो बड़े लोगों के फोकस होने हैं। तो एक ये भी होना है कि मौलाना की ये ख्वाहिश पूरी करनी जानी है कि जी सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए। तो ये सारे बैंक्स ना आपके इस्लामिक हो जाएंगे, ठीक है। 99% आपके बैंक इस्लामी होंगे, JS बैंक, बैंक इस्लामी, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रोडिक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली। आपको किसी को पता है सांबा बैंक का पुराना ये किन? क्वेश्चन भी पूछते हैं ना आप। ये गूगल शुगर कोई नहीं खोलना, मुझे सांबा बैंक बताना है। कसब नहीं कर, KS से भी तो बैंक इस्लामी बनाना, ठीक है। किसी का है कोई और? JS बैंक और बैंक इस्लामी तो कंबाइन हो रहे हैं ना भाई। एक बैंक होता था क्रीसेंट बैंक, क्रीसेंट टेक्सटाइल मिल वालों का बैंक होता था क्रीसेंट बैंक, NIB MCB में मिल गया वो। तो ये क्रीसेंट टेक्सटाइल वालों का बैंक था, 4 ब्रांचें थी, 5। और फिर उसके बाद वो सांबा में कन्वर्ट हुआ, फिर नए ओनर्स आए ये। अब मुझे लगता है, मैं पिछले 2 साल की ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन देख रहा था, तो हर 1-2 माह बाद ना सांबा बैंक के 30-30, 40-40 लाख शेयर बिकते हैं ऑफ मार्केट। कभी किसी ने नहीं नोट किया होगा, 10-10 लाख की 5 ट्रांजैक्शन हो जाती हैं अगले 7 दिन में। तो हर 2-3 दिन बाद, 2-3 माह बाद ये हो रहा है। अच्छा, इसके मैंने ट्रैक करने की कोशिश की, तो मुझे ये लगा कि ये जो है ना, JS वाले खरीदने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट से। तो सांबा, ये सारे मिल के एक बैंक बनाएंगे।
लेकिन अभी भी मेरी जो फर्स्ट एंड फेवरेट चॉइस होगी जब सारे इस्लामी हो जाएंगे, तो एक मिज़ान बैंक ऐसा है, अगर आप में से कोई मिज़ान बैंक का कस्टमर है ना, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मिज़ान बैंक अपनी इनोवेशन पे काम कर रहा है। आपको अगर मिज़ान बैंक की पैथेटिक सर्विस लगती है, हमारी कंपनी के सारे बैंक्स के साथ अकाउंट है, मिज़ान से अच्छी कस्टमर सर्विस, मिज़ान से अच्छी कस्टमर केयर किसी की नहीं है। ठीक है भाई। तो मिज़ान बैंक की कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस, कासा रेशो, डिपॉजिट पाकिस्तान में बड़ा डिपॉजिट, उसके बाद एनपीएल, उसके बाद सारी चीज़ें देख के जाएं तो फर्स्ट चॉइस विल बी मिज़ान बैंक ओवर द 3 इयर्स, अगर आपने करनी है कंपाउंडिंग, फर्स्ट चॉइस। एफएबीएल भी ठीक है मिड टर्म, ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चॉइस होगी वो होगी ये। सबसे पहले ना, सबसे पहले स्टॉक में लॉजिक पे बात किया करें, फंडामेंटल टेक्निकल्स को छोड़ें। ठीक है भाइयों, अब इस तरह है, मैडम टेक्सटाइल हो गए हैं 9:50, 10 मिनट की तो छुट्टी मैं भी डिजर्व करता हूँ, और वो डीसीआर टेक्सटाइल सारा कर लेंगे, नहीं लास्ट मैं बता दूं ऐसे साथ भाई कह रहे हैं ऐसे टांग पकड़ के डीसीआर बता दें बस मुझे। डीसीआर क्या है यार, मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपनी बेगम को कहा हुआ है, वो डेली बेसिस पे जहाँ से अब थोड़े से पैसे बचते हैं डीसीआर ले जा रही है, आज भी लिया है उसने। ठीक है। तो आज आपको मुझे ये बता दें, सिर्फ सेशन ठीक लगा आपको, कोई नई चीज़ सीखने को मिली है या बस ऐसे ही? कोई नहीं मिली? ये क्या लिख रहे हैं जी? बेहतरीन, अच्छा जी। तो देखें, हम आपस में ऐसे भी सेशन करते हैं ना, एक बड़ा नॉर्मल सा, उसमें भी एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ बंदा सीख लेता है, कोई नई चीज़ दिमाग में पड़ जाती है ये। और इंशाल्लाह ये जर्नी हम जारी रखेंगे। लाहौर का हमारा मीटअप भी है इस सैटरडे को, और इस सैटरडे को हर एक ने अपना 2-2 हज़ार लेके आना है, फ्री नहीं आना, क्योंकि आप लोगों को इधर से खाना खिलाना है हमने। हमारी तरफ से हम आपको गिफ्ट दे देंगे, एक अपना टाइम दे देंगे, और कुछ है हमारी तरफ से, चाय काफ़ी हम दे देंगे, वो तो जब मर्जी आके आप पी सकते हैं। ठीक है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंशाल्लाह हमने पहले 2-3 बड़े अच्छे सेशन